अच्छा जी, यूथ एंगेजिंग के लिए आप देखते हैं कि नित नई चीज़ें आ रही हैं और ख़ास तौर पे अब कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो अपनी 30s में उनकी स्किन उनकी 20s और उनके टीनेज से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये क्या जादू है, ये क्या मैजिक है? और उसके लिए मैं नोटिस कर रही थी कि अब सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रावीनस वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात नहीं हो रही, कई नई इस्लाहात के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है जो आप मुख्तलिफ़ शोज़ पर देख रहे होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़रियाब हनीफ और इनसे जानना चाहूँगी कि इनको बेहतर बनाने के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए जो बायोसिमुलेटर्स का जिक्र किया जा रहा है या फिर मुख्तलिफ और पेप्टाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात की जा रही है, ये क्या हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़रियाब, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बताइए कि ये जो मुख्तलिफ वाइटनिंग पेप्टाइड्स का जिक्र किया जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली आर दे? यानी ये वाइटनिंग इंजेक्शंस, पहले तो लोग समझते थे कि ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स आप लगवा लें या उसको आप ओरली ले रहे हों, लेकिन अब जो ये पेप्टाइड्स आपके फेस पे इंजेक्ट किए जाते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर दे? एक्चुअली ये इंजेक्शंस फॉर्म में होते हैं। ग्लूटाथायोन के तीन हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप तीन तरीके से कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ग्लूटाथायोन अगर वो लेना चाह रहे हैं वाइटनिंग के लिए, तो या तो वो ओरल ले सकते हैं या वो आईवी के थ्रू ले सकते हैं या इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली जो है वो स्किन के अंदर आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें फिर वो कॉकटेल के फॉर्म में इंजेक्शंस आते हैं जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे आपने जिक्र किया, नाइसिनामाइड के इंजेक्शंस आते हैं, पेप्टाइड्स के आते हैं, काफी ज्यादा इंजेक्शन है जिनको हम स्किन बूस्टर्स बोलते हैं। तो वो इंजेक्शन डायरेक्टली आपके फेस पे इंजेक्ट किए जाते हैं या आप किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर लगवाना चाहें, जैसे डार्क सर्कल्स के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं तकरीबन, लेकिन हर चीज़ के सेशंस होते हैं, 3 से 4 सेशंस में उसके रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इन पेप्टाइड्स में और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आपके फिलर्स से, तो इनमें क्या फ़र्क होता है? यानी स्किन वाइटनिंग तो ठीक है, लेकिन क्या ये स्किन के टेक्सचर को, उसकी प्लम्पनेस को, उसकी यूथफुलनेस को भी इंक्रीज करते हैं? इफ दैट इज सो, हाउ डू दे कंपेयर विद फिलर्स? ऑब्वियसली फिलर्स जो है वो नेचुरल रिजल्ट आपको दोनों ने आपको रिजल्ट तो देना है, फिलर्स ने भी देना है और जो अब न्यू एडवांसमेंट आ रही है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, डिफरेंट स्किन बूस्टर्स हैं, उन्होंने भी रिजल्ट देना है। फिलर ने आपको इंस्टेंट देना है और वो परमानेंट रिजल्ट नहीं है। आफ्टर टाइम फिलर्स जो है वो आपका रिजल्ट उसका खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिपीट सेशन करना पड़ेगा। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि स्किन बूस्टर्स हैं, वो नेचुरली स्लो उनके रिजल्ट्स हैं, लेकिन नेचुरली वो आपका कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं और उनके जो रिजल्ट्स आपको, जो पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा वो परमानेंट होंगे। उसका टेम्परेरी है कि कुछ टाइम 6 मंथ या 7 मंथ हम पेशेंट को नहीं बताते, हम बताते हैं कि आपको जितना रिजल्ट मिलेगा, बेशक 10% आपको मिल रहा है, तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो आपका परमानेंट रिजल्ट होगा। ओके डॉक्टर ज़रियाब, थोड़ा सा लोगों को गाइड कीजिएगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कई सारे अभाम मौजूद हैं, इसकी सोर्स क्या होती है? कई दफ़ा इसमें सामन डीएनए का जिक्र किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये प्लांट बेस्ड भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये लैब ग्रोन भी हो सकते हैं, यानी इट कैन बी क्रिएटेड इन अ लैब, यू नो एग्जैक्टली लाइक व्हाट अ सामन डीएनए इज़ लाइक। तो प्लीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान में और जो मिसाल के तौर पर आप प्रैक्टिस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी सोर्स क्या है? अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक और चीज़ है एक्सोसोम्स, वो दो चीज़ें डिफरेंट है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो तो बिल्कुल उसमें जो साल्मन डीएनए ही होता है वो डीएनए बेस्ड होते हैं, उसमें कोई भी प्लांट ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन नहीं आता, लेकिन जो एक्सोसोम्स है उसके अंदर डिफरेंट। अच्छा जी, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है डॉक्टर ज़रियाब से, वी विल ट्राई टू गेट बैक इन टच विद हर। लेकिन अहम बात यह है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो कि जिसमें कहा गया कि सामन डीएनए इस्तेमाल होता है, यू शुड बी वेरी 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 ऑफ इट। अगर आपको कोई फ़िश एलर्जी है या शेल फिश एलर्जी है, दैन यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। आपका प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा माहिर होना चाहिए, उसका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात या उसके हवाले से बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ या किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस बताया जा रहा होता है, लेकिन अक्सर औकात जो प्रॉब्लम आती है वो आपके प्रैक्टिशनर की वजह से आती है। सो मे बी व्हाट यू कैन डू इज़ गेट अ स्पॉट चेक डन। डॉक्टर ज़रियाब इज़ बैक। डॉक्टर ज़रियाब, क्या आप रेकमेंड करेंगी कि जब एक्सोसोम्स की बात हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात हो, इसका एक स्पॉट चेक होना ज़रूरी है कि कहीं आपकी स्किन और आपकी हेल्थ इसको रिजेक्ट ना करे? और कौन से वो लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल क्लैशेस हो सकते हैं ना, किसी का अगर बीपी हाई हो, कोई सर्टन किस्म की एलर्जीज हो, सो देन दे आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर दीज ट्रीटमेंट्स, उसके बारे में थोड़ी आगाही दीजिएगा।
एलर्जीज का तो ये है कि हमें पहले जो भी आप अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई भी चीज लगा रहे हैं तो उसका आपने टेस्ट डोज लाजमी करना है, जिसमें आप एक लाइटर क्वांटिटी में टेस्ट डोज देंगे पेशेंट को, तब ताकि आपको पता लग जाए कि वो एलर्जी उसके लिए पेशेंट के लिए है कि नहीं। बाकी जो हैं वो बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट प्रोसीजर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है। मैं अपनी प्रैक्टिस में वैसे एक्सोसोम बहुत कम करती हूँ क्योंकि अभी तक उनके जनरल जो जर्नल हमारे पास स्टडीज के आते हैं वो इतने ज्यादा उन्होंने हमें बताया नहीं है कि बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, और लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो बिल्कुल सेफेस्ट ट्रीटमेंट है। डार्क सर्कल्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2 से 3 सेशंस में ही पेशेंट्स के डार्क सर्कल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स के साथ पफी जो आईज होती हैं उनको भी ट्रीट करता है और हॉलो आईज को भी करता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को आप फेस पे भी लगा सकते हैं। जो स्किन बूस्टर्स हैं उनके भी ओरिजिन हमें पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो भी एंटायरली आपके जिस तरह उसके अंदर नाइसिनामाइड है तो ओपन पोर्स का कुछ फीमेल्स को इशू होता है तो ओपन पोर्स के बड़े अच्छे रिजल्ट्स उसमें आते हैं। और 2 से 3 कुछ ब्रांड नेम है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनका तो ऑब्वियसली हम इस तरह नहीं बता सकते, लेकिन उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन के 1 to 2 सेशन में पेशेंट को जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो आ जाता है। और कुछ इंजेक्शन के अंदर ग्लूटाथायोन भी ऐड किया जाता है, और ग्लूटाथायोन तो एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसने जो सेल की डिस्ट्रक्शन है उसको रोकना है, अलॉन्ग विद दैट उसने इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो उस लिहाज से मिलेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर ज़रिया, आप 2 चीज़ें पूछना चाहूँगी। नंबर 1, कोई भी चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क के बगैर नहीं होती, तो ये जो नए ट्रीटमेंट्स हैं इसमें क्या रिस्क है जो किसी भी करवाने वाले को या हमारे व्यूअर्स को जिसके बारे में पता होना चाहिए कि दिस इज़ द रिस्क, दिस इज़ द पॉसिबल रिस्क दैट दे आर अंडरटेकिंग? हर ट्रीटमेंट का जो है वो एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप किसी चीज़ की भी ज्यादती करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो इसलिए बेसिकली पहले ये होता है कि आपने एक डिजाइन, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन भी अगर आप ले रहे हैं वाइटनिंग इंजेक्शन, तो आपने उसका देखना है कि आपने कितनी इंजेक्शन लेनी है। हर 7 डेज के बाद हमने पेशेंट को एक इंजेक्शन देना होता है। उसका एक डिजायरेबल अमाउंट होती है जिससे ज़्यादा हमने एक्सीड नहीं करना होता। पेशेंट के एक स्पेसिफिक टेस्ट पहले किए जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगाया जाता है। कंपनीज देखी जाती हैं, फिर उसके बाद पेशेंट के टेस्ट के बाद हमें पता लगता है कि पेशेंट ये आया कि उसका इंजेक्शन हम लगा भी सकते हैं। LFT हम करवाते हैं ग्लूटाथायोन से पहले ना, तो LFT RFT करवाने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को रिजल्ट किस तरह के आएंगे। और कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ये नहीं कहते कि आप एक सेशन लेंगे तो आपको वो बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं रिजल्ट वो रिजल्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली उसके सेशंस होंगे, स्लोली जो है वो पेशेंट को इंजेक्शन दी जाती है, उसके बाद उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मुझे बताएं, सिर्फ रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साइड इफ़ेक्ट नहीं पूछ रही डॉक्टर ज़रिया। अक्सर लोगों को लगता है कि देखिए जी, अगर स्किन पे कुछ खुदा ना खासा रैश नहीं हुआ, कोई बर्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये एक सेफ़ ट्रीटमेंट है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी जैसे बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस और पेप्टाइड्स वगैरह मौजूद हैं जो आपका वज़न बड़ी तेज़ी से कम करते हैं, लेकिन उसका एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपकी मेमोरी जा सकती है, आपकी किडनी या लिवर को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। मुझे उस हिसाब से बताइए कि ये जो हम स्किन, बिकॉज स्किन आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसमें अगर आप कोई चीज़ ये मीज़ोथेरेपी या नीडलिंग के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ये है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो फिलर लगवा रहा है और फिलर जो है वो गलती से किसी आर्टरी में चल जाता है तो वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाएगी और पूरा वहाँ नेक्रोसिस हो सकती है। उसके बाद अगर ग्लूटाथायोन जो है वो गलती से एक्सपायर्ड लग गया है या कोई भी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन, और ऑन द स्पॉट बहुत खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो हम तो लाजमी अपने सेटअप में जब इंजेक्शन लगाते हैं या कोई भी हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास उसका एंटीडोट एक पड़ा होता है जो कि फ़ौरन हमने उसको अप्लाई करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई इस तरह का रिस्क नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली हम प्रिपेयर तो होते हैं क्योंकि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, लाजमी हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रिया आप ये क्लैरिफाई करने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। देखें, जहाँ पे नीडल आपको प्रिक कर रही है वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस हैं, जो सब्सटेंस आपको इंजेक्ट किया जा रहा है उसके माइग्रेशन के चांसेस हैं, यानी वो जहाँ लगाई जा रही है वो वहाँ से मूव करके, चाहे वो फिलर है या कोई भी और चीज़ है, बोटॉक्स है, वो कहीं और माइग्रेट करके चला जाए। आपकी नर्व एंडिंग्स पे ये असरअंदाज हो सकता है। नेक्रोसिस की जो बात की गई वो उस पूरे एरिया को डेड भी कर सकता है। सो दीज आर द पोटेंशियल रिस्क दैट यू आर टेकिंग